कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो जब बाजार से सामान खरीदा जाता है तो पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में शुद्ध दूध, शुद्ध घी या शुद्ध मसाले लिखा होता है। एक आम नजरिए से इस शुद्ध का मतलब सिर्फ इतना है। कि उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं है। सही कहा। लेकिन अगर इसी शुद्ध दूध को विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। विज्ञान कहता है कि ये दूध असल में शुद्ध है ही नहीं, ये तो पानी, वसा यानी फैट और प्रोटीन जैसी कई चीजों का एक मिश्रण है। इस गहन अध्ययन का सबसे रोमांचक पहलू यही है। ये हमें चीजों को उनके सबसे बुनियादी स्तर पर देखना सिखाता है। जब विज्ञान में शुद्धता की बात होती है तो उसका अर्थ आम बोलचाल की भाषा से बहुत अलग और कहीं ज्यादा सख्त होता है। तो मतलब विज्ञान में शुद्धता की असली परिभाषा को अगर गहराई से समझा जाए, मैं ये सोच रही थी कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर दूध शुद्ध नहीं है तो फिर असल में शुद्ध क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब किसी पदार्थ को शुद्ध कहा जाता है तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति बिल्कुल एक समान है। अच्छा, रासायनिक प्रकृति एक समान है। हाँ, यानी एक शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसमें किसी दूसरी चीज के कणों की कोई मौजूदगी नहीं होती, चाहे वो कितनी भी प्राकृतिक क्यों न हो। तो अगर दूध की बात करें तो उसमें पानी के कण अलग हैं, प्रोटीन के कण अलग हैं और वसा के कण अलग हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए वो एक शुद्ध पदार्थ नहीं बल्कि एक मिश्रण है। कि मिट्टी, पहाड़ के खनिज, ये सब तो फिर मिश्रण ही हुए। हाँ, हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से ही बने हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें ही मिश्रण कहा जाता है। प्रकृति में पूरी तरह से शुद्ध पदार्थ बहुत कम मिलते हैं। ये तो है। ज्यादातर चीजें जो हम देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, वे अलग-अलग चीजों के मिश्रण से ही तैयार हुई हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि हमारी पूरी दुनिया असल में अलग-अलग चीजों के आपस में मिलने और घुलने मिलने का ही एक बड़ा सा रूप है। ये नजरिया वाकई दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है। अब जब बात मिश्रण की छिड़ी गई है तो स्रोतों में इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। रसोई के आम उदाहरणों से इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। रसायन विज्ञान में इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बुनियादी है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि समांगी मिश्रण, जैसे विलयन भी कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी बनावट पूरी तरह से एक समान होती है। एक समान बनावट। हाँ, इसके अंदर जो अलग-अलग चीजें मिली होती हैं, उनके कण आपस में इतने बेहतरीन तरीके से घुल-मिल जाते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के बिना उन्हें अलग-अलग देखना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे जब पानी में चीनी या नमक घोला जाता है। नींबू पानी का उदाहरण स्रोत सामग्री में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। नींबू पानी के एक गिलास में ऊपर से एक घूंट लिया जाए या बिल्कुल नीचे से, उसका स्वाद हमेशा एक समान रहता है। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि चीनी और नमक के कण पानी के अंदर हर जगह बिल्कुल बराबर मात्रा में बटे हुए हैं। चीनी पानी में जाकर पूरी तरह से गायब सी हो जाती है। चीनी वास्तव में गायब नहीं होती, बल्कि पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है, चीनी के कण उन जगहों में जाकर बैठ जाते हैं। यही वजह है कि पूरे मिश्रण का स्वाद और रूप एक जैसा हो जाता है। और इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की कहानी बिल्कुल अलग है। ये वो मिश्रण है जिसके अंश भौतिक दृष्टि से अलग-अलग होते हैं और उनकी बनावट कभी भी एक समान नहीं होती। इसे समझना हो तो पानी में तेल मिलाने का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, तेल और पानी कभी एक नहीं होते। हाँ, तेल की एक अलग परत हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। या फिर अगर नमक और लोहे की छीलन को एक साथ मिला दिया जाए तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण ही होगा। हाँ। नमक के सफेद कण और लोहे के काले कण साफ साफ अलग दिखाई देते हैं। इसी अंतर को और गहराई से समझने के लिए रसायन विज्ञान हमें विलयन, निलंबन और कोलाइड की दुनिया में ले जाता है। ये तीनों असल में मिश्रण के ही अलग-अलग रूप हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कणों का आकार क्या है और वे आपस में कैसे बर्ताव कर रहे हैं। तोड़ते हैं। विलयन के दो मुख्य हिस्से होते हैं, विलायक और विलेय। सही कहा। विलायक वह हिस्सा है जिसकी मात्रा मिश्रण में ज्यादा होती है, जो दूसरी चीज को अपने अंदर घोलने की ताकत रखता है, जैसे पानी। और विलेय वो है जिसकी मात्रा कम होती है और जो घुल जाता है, जैसे चीनी या नमक। लेकिन विज्ञान की एक बात जो अक्सर हैरान करती है वो ये है कि विलयन सिर्फ
तरल पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। ये रसायन विज्ञान के सबसे आकर्षक तथ्यों में से एक है। हमारी आम धारणा होती है कि कुछ घुलने का मतलब हमेशा पानी या किसी तरल से जुड़ा है, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं और गैसीय विलयन भी। ठोस विलयन? हाँ, ठोस विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण मिश्र धातुएं हैं। पीतल, जिसका इस्तेमाल बर्तन या सजावट के सामान में होता है, वो एक ठोस विलयन है। ये लगभग 30% जिंक और 70% कॉपर यानी तांबे को मिलाकर बनता है। अच्छा। ये दोनों ठोस हैं, लेकिन इन्हें पिघलाकर इस तरह मिलाया जाता है कि ये एक समान रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। और हवा गैसीय विलयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो मुख्य रूप से 2 गैसों का विलयन है। बिल्कुल। इसमें 78% नाइट्रोजन है, जिसे विलायक माना जा सकता है क्योंकि उसकी मात्रा सबसे अधिक है, और 21% ऑक्सीजन है जो विलय की तरह काम करती है। इसके अलावा स्रोतों में टिंचर आयोडीन का भी जिक्र है, जो अल्कोहल में आयोडीन घोलकर बनता है। और सोडा वाटर भी, जिसमें तरल पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। इन सभी विलयनों की एक साझा खूबी ये है कि इनके कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इतने छोटे कणों को तो किसी भी तरह नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता। और इसी छोटे आकार के कारण एक और दिलचस्प घटना होती है। अगर किसी विलयन से रोशनी की किरण गुजारी जाए तो ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश को फैला नहीं पाते। इसीलिए विलयन में प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता। सही। साथ ही विलयन इतने पक्के होते हैं कि इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। अगर नींबू पानी को किसी बहुत बारीक छन्नी से भी छाना जाए तो चीनी या नमक अलग नहीं होगा। लेकिन जब हम विज्ञान में इन विलयनों का अध्ययन करते हैं तो यह जानना भी जरूरी होता है कि किसी विलयन में कितनी चीज घुली हुई है। यहीं पर सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का विचार सामने आता है। स्रोत सामग्री में इसे एक बहुत ही आसान गणितीय उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, मैं बताता हूँ। सांद्रता का सीधा सा मतलब यह है कि विलायक की तुलना में विलेय कितना मौजूद है। इसे समझने का गणित बहुत सीधा है। मान लिया जाए कि एक बर्तन में 320 ग्राम पानी है। ठीक है, ये पानी हमारा विलायक है। अब इसमें 40 ग्राम साधारण नमक डाल दिया जाता है जो विलेय है। तो अगर इसे ऐसे समझें कि विलयन का कुल वजन निकालना है तो 320 ग्राम पानी और 40 ग्राम नमक को जोड़ना होगा, जो कुल मिलाकर 360 ग्राम हो जाता है। अब सांद्रता का प्रतिशत निकालने के लिए बस ये देखना है कि इस पूरे 360 ग्राम के विलयन में नमक का हिस्सा कितना है। इसके लिए नमक के वजन यानी 40 को कुल वजन यानी 360 से भाग दिया जाता है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। बिल्कुल। इसका परिणाम करीब 11.1% आता है। ये तो काफी सरल था, लेकिन क्या हर बार चीजें पानी में पूरी तरह गायब हो जाती हैं? विलयन की इस दुनिया से बाहर निकलें तो निलंबन या सस्पेंशन का सामना होता है। अगर पानी में चॉक का पाउडर डाल दिया जाए तो वह चीनी की तरह नहीं घुलता। निलंबन वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि पूरे माध्यम में लटके या निलंबित रहते हैं। चॉक और पानी के मिश्रण में चॉक के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। और निलंबन की एक बहुत ही व्यावहारिक बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण इस पर अपना असर दिखाता है। अगर चॉक और पानी के इस मिश्रण को थोड़ी देर बिना हिलाए शांत छोड़ दिया जाए तो चॉक के भारी कण धीरे धीरे बर्तन के तल पर जमा होने लगते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये कण बड़े होते हैं, इन्हें छन्नी या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके पानी से आसानी से अलग भी किया जा सकता है। विलयन में जो काम नामुमकिन था, निलंबन में वह बहुत आसान हो जाता है। लेकिन विज्ञान में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नियमों के बीच में खड़ी होती हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो विलयन और निलंबन के ठीक बीच में एक तीसरी श्रेणी आती है जिसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड? रसायन विज्ञान में कोलाइड सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाले और दिलचस्प मिश्रण होते हैं। देखने में कोलाइड बिल्कुल समांगी मिश्रण जैसा लगता है, एकदम एक समान। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जांचने पर पता चलता है कि ये असल में एक विषमांगी मिश्रण है। दूध इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। देखने में दूध एकदम एक समान सफेद तरल लगता है, जैसे कि वो कोई विलयन है, लेकिन असल में वो पानी, वसा, प्रोटीन और कई अन्य चीजों का एक कोलोइड है। इसके कण विलयन के कणों से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे। इतने छोटे कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता और इतने हल्के कि ये शांत छोड़ने पर नीचे भी नहीं बैठते। कोहरा और धुआं भी कोलोइड के ही रूप हैं और इन्हें छानकर भी अलग नहीं किया जा सकता। कोलॉइड की यही बीच की स्थिति एक बहुत ही जादुई प्रभाव को जन्म देती है।
कोलॉइड के कण भले ही आंखों से ना दिखें, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा जरूर होता है कि वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला सकें। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। और प्रकाश की इसी फैलाव को विज्ञान की दुनिया में टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिसे इसे खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। स्रोत सामग्री में इस टिंडल प्रभाव को समझाने के लिए जो दृश्य उकेरे गए हैं वो बहुत ही शानदार है। एक ऐसे बंद और अंधेरे कमरे की कल्पना की जा सकती है जिसकी छत या खिड़की में एक बहुत ही छोटा सा छेद हो। हाँ बिल्कुल। जब उस छेद से धूप की एक पतली सी किरण कमरे के अंधेरे को चीरती हुई अंदर आती है तो उस रोशनी के रास्ते में उड़ते हुए धूल के कण साफ चमकते हुए दिखाई देते हैं। हवा में मौजूद ये धूल और धुएं के कण कोलाइड की तरह काम करते हैं और रोशनी को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का पूरा रास्ता दिखाई देने लगता है। और प्राकृतिक दुनिया में इसका सबसे खूबसूरत रूप घने जंगलों में देखने को मिलता है। जब सुबह के समय एक बहुत घने जंगल में ऊंचे पेड़ों के पत्तों के बीच से सूरज की किरणें छनकर नीचे आती हैं, तो वहां भी टिंडल प्रभाव काम कर रहा होता है। बिल्कुल। जंगल की हवा में जो हल्की सी धुंध या कोहरा होता है, उसमें मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदें कोलाइड के कणों का काम करती हैं और प्रकाश की किरणों को फैलाकर एक अद्भुत दृश्य बना देती हैं। मिश्रण और प्रकाश के इन जादुई प्रभावों को समझने के बाद स्रोतों में पदार्थों के बदलने की प्रक्रिया पर भी बहुत गहराई से चर्चा की गई है। दुनिया में जो भी बदलाव होते हैं, विज्ञान उन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर तरल पदार्थों की ही बात करें तो पानी और खाना पकाने वाला तेल दोनों ही तरल हैं, लेकिन दोनों के गुण एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। पानी आग को बुझाने का काम करता है, जबकि तेल हवा में जाकर खुद आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। बदलाव की प्रकृति को समझना विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसका सिर्फ रूप, आकार या अवस्था बदलती है, लेकिन उसकी भीतरी रासायनिक पहचान वैसी ही रहती है। जैसे बर्फ का पानी बनना। सही कहा। बर्फ का पिघलकर पानी बनना और फिर उस पानी का उबलकर भाप बन जाना भौतिक परिवर्तन के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखने में बर्फ, पानी और भाप बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन रासायनिक स्तर पर वे सभी एक ही चीज हैं, H2O। उनकी रासायनिक पहचान में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पूरी कहानी ही नहीं हो जाती है। इसमें पदार्थ अपनी पुरानी पहचान खो देता है और एक बिल्कुल नया पदार्थ बनकर तैयार होता है। जलने की कोई भी प्रक्रिया हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होती है, चाहे वो लकड़ी का जलना हो या तेल का जलना। जब कोई चीज जलती है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है और अपनी रासायनिक पहचान को हमेशा के लिए बदल लेती है। परिवर्तनों की इस चर्चा में मोमबत्ती के जलने का उदाहरण सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन एक ही समय पर एक साथ हो रहे होते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो गर्मी के कारण मोम पिघलने लगता है और नीचे बहने लगता है। मोम का ये पिघलना सिर्फ अवस्था का बदलना है, यानी एक ठोस चीज तरल बन रही है। ये एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल। लेकिन उसी समय जो मोम पिघलकर धागे के पास वाष्प बन रहा है, वो धागे के साथ मिलकर जल रहा है और रोशनी तथा धुआं पैदा कर रहा है। ये जलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें वाष्प और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी बना रहे हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती में विज्ञान के दोनों बड़े नियम एक साथ काम करते हुए देखे जा सकते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, पदार्थों के आपस में मिलने और बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में आखिर वे मूल चीजें क्या हैं जो इन रासायनिक परिवर्तनों में हिस्सा लेती हैं और नए पदार्थ बनाती हैं? यहीं से विज्ञान हमें तत्व और यौगिक की अवधारणाओं की ओर ले जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सन 1661 में रॉबर्ट बॉयल वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व यानी एलिमेंट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तत्व असल में किसी भी पदार्थ का वो सबसे बुनियादी और मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तोड़कर और अधिक सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। ये ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे छोटा लेगो ब्लॉक है। बिल्कुल सही। इन तत्वों की दुनिया को स्रोत सामग्री में बहुत ही सरल तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं के गुण बहुत ही स्पष्ट और पहचाने जाने वाले होते हैं। ये चमकीली होती हैं, जैसे सोना, चांदी या तांबा, और ये गर्मी और बिजली को अपने अंदर से बहुत आसानी से बहने देती हैं, यानी ये सुचालक होती हैं।
धातुओं की एक और बड़ी खासियत यह है कि इन्हें हथौड़े से पीट कर बहुत पतली चादरों में बदला जा सकता है और खींचकर इनसे बहुत लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। तन्मयता कहते हैं इसे। हाँ, लेकिन इन सब कठोर धातुओं के बीच एक अपवाद भी है जो हैरान करता है। पारा यानी मर्क्यूरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर ठोस नहीं बल्कि तरल अवस्था में पाई जाती है। दूसरी तरफ अधातुओं के गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। ये आमतौर पर ताप और बिजली की कुचालक होती हैं। इनमें धातुओं जैसी कोई चमक नहीं होती, न ही इन्हें पीटकर चादर बनाया जा सकता है और न ही खींचकर तार। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जैसी गैसें और पदार्थ अधातुओं के ही उदाहरण हैं। और इन दोनों के बीच एक तीसरी श्रेणी आती है उपधातुओं की, जो धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण दिखाती हैं। आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। तत्वों से आगे बढ़कर जब हम यौगिक यानी कंपाउंड की तरफ आते हैं तो रसायन विज्ञान का असली जादू शुरू होता है। यौगिक तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक बहुत ही निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे पानी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है। लेकिन यौगिक की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो नए पदार्थ के गुण उन मूल तत्वों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस बदलाव को साबित करने के लिए स्रोत सामग्री में लोहे और सल्फर का एक बहुत ही शानदार प्रयोग दिया गया है, जो मिश्रण और यौगिक के बीच के फर्क को पूरी तरह से साफ कर देता है। कल्पना की जा सकती है कि एक विज्ञान की प्रयोगशाला में दो समूह काम कर रहे हैं। ये कहानी की तरह है। हाँ, दोनों समूहों को लोहे का बारीक चूर्ण और पीले रंग का सल्फर पाउडर दिया गया है। पहले समूह ने सिर्फ लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को एक बर्तन में अच्छी तरह मिला दिया। उन्होंने कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं की, बस चीजों को एक साथ रख दिया। यह सिर्फ एक मिश्रण है। बिल्कुल। इसकी पहचान कैसे होती है? अगर इस मिश्रण के पास एक चुंबक लाया जाए तो चुंबक तुरंत लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे ने अपना चुंबकीय गुण नहीं खोया है। और जब इस मिश्रण में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो एक गैस बुलबुले के रूप में बाहर आती है। ये गैस हाइड्रोजन है, जिसका ना तो कोई रंग होता है न कोई गंध, और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। हाँ, लेकिन दूसरे समूह का प्रयोग पूरी कहानी बदल देता है। उन्होंने उसी लोहे और सल्फर के मिश्रण को लिया, लेकिन उसे एक बर्तन में डालकर तेज आंच पर तब तक गर्म किया जब तक कि वो पूरा मिश्रण लाल नहीं हो गया। इतनी तेज गर्मी ने दोनों तत्वों को रासायनिक रूप से आपस में जोड़ने पर मजबूर कर दिया। गर्म करने के बाद जो नया काला पदार्थ बना वो अब मिश्रण नहीं रहा, वो एक यौगिक बन चुका है, आयरन सल्फाइड। अब अगर इस नए पदार्थ के पास चुंबक लाया जाए तो चुंबक का इस पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता। लोहे का चुंबकीय गुण हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और सबसे बड़ा बदलाव तब दिखता है जब इस नए यौगिक पर एसिड डाला जाता है। इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इसके बजाय जो गैस बाहर आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इस गैस की पहचान इसकी गंध है। ये बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी बदबू देती है। ये प्रयोग चीख कर ये साबित करता है कि जब तत्व आपस में रासायनिक रूप से जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो वे अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने गुण पूरी तरह से छोड़ देते हैं और एक बिल्कुल नया पदार्थ बन जाते हैं। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि हमारे आसपास का भौतिक संसार कितनी बारीकियों से बना है। विज्ञान हमें सिखाता है कि सतह पर जो चीजें जैसी दिखती हैं, गहराई में जाने पर उनके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। शुद्धता की आम परिभाषा से लेकर तत्वों के आपस में जुड़कर सड़े हुए अंडे की गंध वाली गैस बनाने तक का ये सफर ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने ये जाना कि विज्ञान के लिए शुद्धता का असली मतलब क्या है। हमने देखा कि कैसे हमारे चारों तरफ मिश्रणों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है, चाहे वो एक ग्लास नींबू पानी हो या हवा का विशाल महासागर। हमने विलयन के काम करने के तरीके को समझा, निलंबन को देखा और कोलाइड के उस जादुई टिंडल प्रभाव को महसूस किया जो घने जंगलों में रोशनी के रास्ते बनाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फर्क को मोमबत्ती की लौ में जलते हुए देखा, और अंत में लोहे और सल्फर के उस अद्भुत प्रयोग के जरिए जाना कि कैसे तत्वों मिलकर एक पूरी तरह से नई दुनिया रचते हैं। इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा के अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।
आज हमने चर्चा की कि हमारे आसपास की हवा वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी विभिन्न गैसों का एक बहुत बड़ा मिश्रण है। हाँ, अब ये कल्पना करना बेहद रोमांचक है कि क्या भविष्य में कभी ऐसी विशालकाय और उन्नत तकनीक विकसित की जा सकती है जो हमारे पूरे वायुमंडल के इस विशाल मिश्रण को छानकर गैसों को अलग-अलग शुद्ध तत्वों में वापस बांट दे। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और अगर विज्ञान कभी हवा से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के अथाह महासागर अलग करने में सफल हो जाए, तो क्या उन अथाह शुद्ध तत्वों का उपयोग अंतरिक्ष में किसी पूरी तरह से नई दुनिया, किसी नए ग्रह के वातावरण के निर्माण के लिए किया जा सकता है? ये एक ऐसी संभावना है जो विज्ञान की सीमाओं को कल्पना के पार ले जाती है।